सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय के दौरे पर टिहरी पहुंचे। सीएम ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार टिहरी में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अपील की है कि त्योहारों में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों के उपयोग करें और दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने तिवाड़ गांव में खेतों में पावर वीडर से जुताई कर दिन की शुरुआत की है और इसके बाद सीएम धामी ने तिवाड़ गांव की पगडंडियों में प्रातःकाल भ्रमण किया और साथ ही ग्रामवासियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। बीसी डब्बर सिंह जी के स्मारक और श्री देव सुमन स्मारक पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम धामी ने आत्मनिर्भर टिहरी की संकल्पना विषय पर प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की है। अरविंद नौटियाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, टिहरी में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा था। इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहे, मन की बात को भी उन्होंने सुना, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से यहाँ पर टिहरी पर 2 दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम था और कल उन्होंने नगर पालिका के बहुउद्देशीय हॉल में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इससे पहले बौराड़ी के प्रताप इंटर कॉलेज में 533 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही उसके बाद टिहरी झील के किनारे जो कोटी कॉलोनी के समीप तिवाड़ गांव है, वहां के कुटुंब होम स्टे में रात्रि विश्राम किया और रात को ही तिवाड़ गांव में चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्या सुनी। आज का कार्यक्रम उनका सुबह बीसी गब्बर सिंह सुखदेव सुमन की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिला कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली, उसके बाद मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद हरिद्वार के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल, यानी हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं और तिवाड़ गांव में लोगों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। टिहरी में 2 दिन का दौरा था, कलेक्ट्रेट में अफसरों से भी मुलाकात की है, तो वहां पर क्या कुछ बातें हुई हैं विकास परियोजनाओं को लेकर? जी, जिस तरह से विकास को लेकर जो बात हुई थी, तो कल प्रताप इंटर कॉलेज जो बौराड़ी है वहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि हम उत्तराखंड को भारत का सबसे पहले बड़ा और अच्छा राज्य बनाने की पहल कर रहे हैं, जो हम इस समय प्रयास भी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो नकल अध्यादेश है वो भारत का पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड है जो हमने सख्त नकल अध्यादेश नकल और कानून लाया है और साथ ही प्रदेश की जो जितनी भी विकास योजनाएं हैं ग्रामीणों तक पहुंचाई और जन संवाद कार्यक्रम में जिन जिन लोगों को लाभ मिला है उन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। बिल्कुल अरविंद, ये तो लगातार देखा जा रहा है कि लगातार दौरे पर दौरे, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड को बेहतर विकास कार्य देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अरविंद, ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, सारा समय के दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित बीजेपी के ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम धामी शिरकत करने पहुंचे। बता दें आपको कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य के साथ में मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम धामी का हरिद्वार में दौरा है। आपको हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत ऑफिस जाएंगे। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम सबके लिए गर्व का विषय है कि आज धामी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय को देश भर ने सराहा और कई राज्य सरकारों की ओर से अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा
कि नकल करने या करवाने वालों की मंशा रखने वालों पर नकेल कसने के लिए हमारी सरकार देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है, जो युवाओं की उम्मीदों और मेहनत करने वालों के लिए रक्षा कवच का काम करेगा। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल से लगातार भ्रष्टाचार का, चाहे नकल विरोधी नकल की बात करें या पेपर लीक की बात करें या भर्ती घोटाले की बात करें, लगातार जिस तरह से कांग्रेस कार्यकाल से एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में पूरे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया था, उसको जड़ से उखाड़ने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और इतना सख्त, देश का सबसे कठोरतम कानून उत्तराखंड राज्य में उन्होंने लाया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस कानून के बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा लगातार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि ये कानून जो है उत्तराखंड के जो हमारे 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं उनके परीक्षाओं पर भी लागू होने वाला है, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं, जो सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जाम होते हैं, सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है। और ये कानून नकल कराने वालों पे भी, पेपर लीक करने वालों पे भी और इस तरह के जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी किसी प्रकार से लोगों को गुमराहित करने का या भ्रम फैलाने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों पे लागू होगा। चूंकि वो युवा हैं और युवाओं का दर्द जानते हैं और पहाड़ के बेटे हैं और पहाड़ का दर्द जानते हैं, इसलिए उन्होंने जिस प्रकार का एक पूरे प्रदेश में कांग्रेस के राज में जो एक नकल माफिया का गिरोह स्थापित हुआ था, उस पे वार करते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नकल अध्यादेश ला करके उसमें कठोर सजा का प्राविधान किया। और आज पूरे प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों से युवा निकल के, महिलाएं निकल के, गांव के लोग निकल करके उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस अवसर पर युवा मोर्चा के माध्यम से, महिला मोर्चे के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर आभार रैली माननीय मुख्यमंत्री जी की कर रहे हैं और उसमें स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। स्थानीय लोग निकल करके आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज हल्द्वानी में NMOPS के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने, आपको बता दें कि वाटिका बैंकेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस भी निकाला। इस प्रदर्शन में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों के हित पर कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया। पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। अगर देश के 5 राज्यों ने इस पेंशन को लागू कर दिया तो उत्तराखंड सरकार को भी इस पेंशन को लागू कर देना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये शुरुआत है हल्द्वानी से। मांग हमारी पेंशन है, पुरानी पेंशन। और ये आप जो हुजूम देख रहे हैं, ये अपने आप आए हैं कि प्रायोजित नहीं है ये, बस ये है कि यहाँ आना है तो आए हुए हैं। और हम चूल से चूल हिला देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई हमारा महकमा, हमें कोई नहीं रोक सकता। मांग हमारी OPS है, पुरानी पेंशन, और हमने लेनी है ताकि हमारा भविष्य एक ठीक ठाक चले और एक बुढ़ापे की लाठी हमारे हाथ में रहे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में रिकॉर्ड 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से ज्यादा के MOU हुए, जिससे 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, मध्यांचल के सभी जिलों के लिए
निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्राप्त करने में यूपी के टॉप 5 जिले हैं: गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश के विकास को एक नई गति देने और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 500 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवासीय विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार, शिक्षा में हो समग्र सुधार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बद्री केदार मंदिर समिति ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जों, लीज अथवा किराए पर काबिज लोगों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि 188 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस वर्ष बकायेदारों से 22 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। जिन व्यक्तियों को ये परिसंपत्तियां किराए अथवा लीज पे दी गई हैं, उनमें से कई लोग उन अनुबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो दुकानें इत्यादि हमने लीज पे दी थी, उसका जो बाजार भाव है उससे वो कई कम गुना किराया मंदिर समिति को दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी आई थी कि कई लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से इन पर कब्जा कर लिया गया है। तो उस संदर्भ में मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से इन पर कब्जा किए हुए हैं और जिनके द्वारा अनुबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जाए और उनके विरुद्ध विधिक रूप से कार्रवाई की जाए। देहरादून रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि इंजन की पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेनों का संचालन लंबे समय तक नहीं हो सका है। मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि बीते दिन अचानक रेल का जो इंजन है वो पटरी से उतर गया। गनीमत यह रही कि सिर्फ इंजन ही था।
देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अचानक से रेल का इंजन पटरी से उतर गया। आपको बता दें कि ट्रेनों का संचालन लंबे समय तक टल गया है। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर नैनीताल के भीमताल रामलीला मैदान में हमारी संस्कृति हमारी पहचान के तहत होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस मौके पर होली परिधान में महिलाएं विशेष वेशभूषा में दिखाई दी हैं। होली के गीत गाते हुए होलियार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, ताकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को बचाया जा सके। और वहीं महिलाओं द्वारा रंगभरी होली गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। आयोजकों द्वारा इस प्रतियोगिता में स्टॉल लगाया गया है और साथ ही प्रतियोगिता में विजेता टीम को पुरस्कार भी दिया जाएगा। भीमताल में प्रथम बार होली की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उसका जो मेन उद्देश्य है वो है हमारी महिलाओं को मंच देना, उन्हें आगे निकालना। जो लोग अपने घर में अपने कामों में व्यस्त रहती है, तो हर एक महिला जो हमारी हाउसवाइफ है वो बाहर आके उन्हें मंच मिले। तो इसी उद्देश्य से और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारी संस्कृति की जड़ें मजबूत रहें, ये कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया जा रहा है। बरसात के मौसम में हरिद्वार में गंगा के किनारे रह रहे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में अचानक से बाढ़ आने की मॉक ड्रिल की गई है। तुरंत जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव काम जारी किया। मॉक ड्रिल के दौरान बता दें आपको कि गंगा किनारे राहत बचाव शिविर भी लगाए गए थे। उद्देश्य ये है कि सूचना, जब सायरन बजा, सूचना लोगों को दी गई, तो उसके बाद रिस्पांस टाइम क्या था, हमारी जो आईआरएस सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारी हैं कितनी देर में कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, इसको पूर्णतः गोपनीय रखा गया था। ये लोगों को पता था मॉक ड्रिल होगी, लेकिन कब होगी आज ये किसी को नहीं बताया गया था। तो इसको हम लोगों ने फ्लैश किया जब 11:35 पर, तो हम लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन लिया कि कितनी देर में हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ रिस्पॉन्ड किया। मौके पर जब बताया गया कितनी देर में वो पहुंचे हैं, कितनी देर में हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए उसको फॉलो किया गया। तो अभी तो इसका भी कार्रवाई चल रही है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। इनिशियल रिस्पांस इज बेटर, काफ़ी बेटर रहा। ट्रेंड यूनिट है, चाहे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना कैसे मौके पर है, या किसी को वहाँ पर मेडिकल हेल्थ के लिए ले जाना है, गाड़ियों में ले जाना, तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे वहाँ पर। और पुलिस भी एक कोऑर्डिनेशन के रूप में ही रहती है। तो जैसे मेन हमने देखा कि वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए तत्काल वहाँ पहुँच जाए। जितनी गाड़ियाँ, राहत सामग्री, एम्बुलेंस जा रही है, वो कहीं जाम में ना फंसे, तो उसके लिए ट्रैफिक यातायात व्यवस्था बढ़ी रहे। साथ ही साथ जो एसडीएम वहाँ पर, उनके साथ हमारे जो काउंटर पार्ट सीओ हैं और अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। तो पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान है या जो इम्प्लीमेंट होता है, उसमें पुलिस भी एक अहम रोल कर रही है। साथ ही सारे विभागों का इसमें। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस मेले में न केवल उत्तराखंड बल्कि दूसरे राज्यों से भी किसान पहुंचते हैं और उन्हें फसलों के बारे में जानकारी दी जाती है। कृषि कार्य के अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की भी किसानों को मेले में जानकारी दी जाती है। 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है और विशेष फोकस मिलेट्स के ऊपर है, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर है, प्राकृतिक खेती के ऊपर है। अभी मैंने कुछ स्थानों का भ्रमण किया, वहाँ पर बच्चों द्वारा मॉडल के माध्यम से ये दिखाया गया कि किस प्रकार की एक्टिविटीज इस इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रही हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरित क्रांति की जनक ये यूनिवर्सिटी, जो एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के इसी समय हुआ करती थी, आज भी फर्स्ट 5 में है। और मुझे मालूम कि जब से हमारे नए वीसी चौहान जी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर किए हैं बहुत थोड़े समय के अंदर। निश्चित ही आने वाले समय में हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हॉर्टिकल्चर का उत्पाद दुगना होगा, मिलेट्स का उत्पाद दुगना होगा और प्राकृतिक खेती जिस पर आज प्रधानमंत्री जी फोकस कर रहे हैं, उसके लिए हमने 1000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है, उसमें हम प्राकृतिक खेती करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने आचार्य देवव्रत, जो इसके प्राकृतिक खेती के मास्टर जिसे मैं कहूँगा, जो महामहिम राज्यपाल गुजरात हैं,
उनके फॉर्म कुरुक्षेत्र में हमने 50-50 किसानों की एक टोली यहाँ से भेज रहे हैं, जो वहाँ से प्राकृतिक खेती के गुर सीख कर आएगी और ये फिर उनसे किसानों को यहाँ पर ट्रेन करेंगे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। छह साल पहले तक एक बीमार राज्य की छवि वाले उत्तर प्रदेश को डबल इंजन सरकार ने उत्तम प्रदेश बना दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार द्वारा 10 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। समिट में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रयास का नतीजा ये रहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव, 19,000 से अधिक MOU, 93 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार का माध्यम बना। GIS 2023 उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। मार्च से गैरसैंण में उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार इन दिनों लोगों से बजट को लेकर सुझाव मांग रही है। वित्त मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस बार का बजट खास रहने वाला है और वहीं पार्टी संगठन और विधायक भी बजट से आस लगाए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने अमृतकाल में विशेष बजट पेश किया है। केंद्र के ही बजट का रिफ्लेक्शन राज्य के बजट में भी देखने को मिलेगा, उन्हें ये उम्मीद है। हम गैरसैंण में बजट सत्र कर रहे हैं और 2 साल बाद वो अवसर आया है। हम पिछली बार भी करना चाहते थे, लेकिन यात्रा के कारण तमाम दिक्कतें थी और कोविड के बाद पहली बार यात्रा खुली थी, तो उन दिक्कतों के कारण वह नहीं हो पाया था और लोगों ने ध्यान भी इंगित किया इस ओर। आज हम उसको करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस समय जो बजट आ रहा है, अभी तक के बजट में सबसे बड़ा साइज का बजट होगा और अभी केंद्र का बजट आया है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव हमारे बजट पर भी पड़ने जा रहा है। तो केंद्र ने जिन चीजों को प्रायोरिटी दी है, जैसे कृषि के क्षेत्र में बड़ी प्रायोरिटीज दी है, मिलेट पर काम हो रहा है, तो मोटे अनाज पर हमारा प्रदेश पहले से ही काम कर रहा है और शायद यही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें जैविक खेती के हमने 3 डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई किया हुआ है जहाँ पर काम चल रहा है। इसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत काम हो रहा है। बद्रीनाथ में हमारा काम होना है, तो हम सड़कों का काम भी चल रहे हैं, पुलों का काम चल रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एक बड़ा खर्चा इस पे होने जा रहा है। देखिए, मैं अगर शहरी क्षेत्र का विधायक हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पहला सब्जेक्ट रहता है। मेयर रहा हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया है और निश्चित तौर पर किसी प्रदेश को अगर गति देनी है विकास की तरफ या उसका जो GDP बढ़ाना है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा रोल होता है। एक इस पर हमको काम करने की जरूरत है। एज ए उत्तराखंडी अगर मैं कहूँगा तो आज भी जो हमारे इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स है, इकोनॉमी का जो सबसे बेस है, वो कृषि है। कृषि के बाद पर्यटन है। तो अगर हम कृषि पर बात करते हैं तो मोटे अनाज पर हम लगातार काम कर रहे हैं और एक डिस्ट्रिक्ट एक क्रॉप हमने तय भी किया है। तो जो केंद्र की जो पॉलिसीज है उसमें मोटे अनाज को इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो उसका भी लाभ हमको मिलेगा, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। वो एक सेकंड प्रायोरिटी हमारी हो सकती है उस दिशा में। और जो पर्वतमाला योजना लाए हैं उसमें निश्चित तौर पर हम हिली एरिया है और बॉर्डर एरिया है, उसका भी हमको लाभ मिलेगा। इस प्रकार से हमारी सारी प्रायोरिटी हमको पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाना है, लेकिन शायद इन सेगमेंट्स में हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये जो बजट जो हम बनाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समय समय पर जनता के द्वारा इसमें सुझाव लिए जाते हैं और जनता के द्वारा जो सुझाव हैं कि जो पूरा एक जो बजट जो होना चाहिए महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, पूरी जो स्थानीय जो उनकी जरूरतें हैं उनको लेकर ये जो बजट जो है ये बनाया जाता है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा बजट ये जो होने वाला है, क्योंकि देखिए महिलाओं को लेकर अगर मैं कहूँ कि जिस प्रकार से जो हमारे जो घरेलू जो ये गैस जो ये कनेक्शन देने के उज्ज्वला गैस के तहत तो हमने दिए ही दिए हैं, साथ में
अंत्योदय योजना के तहत तो जो 3 सिलेंडर जो रिफिल की योजना जो अभी लागू कर दी गई है, ये बहुत बड़ी ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसी प्रकार से बजट में भी जो सर्वसमावेशी जो ये बजट होने वाला है। द्वार के बिल्केश्वर मंदिर जाने वाली बाईपास रोड पर जंगली हाथी आने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग और राजाजी पार्क प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर से ये हाथी जंगल में खड़ा है। बताया जा रहा है कि लड़ाई में या घायल हो गया है और भटकते हुए बाईपास रोड पहुंच गया। वन कर्मियों द्वारा हाथी को भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन घायल होने की वजह से वह एक ही जगह पर खड़ा रहा। फिलहाल मौके पर डॉक्टरों और वन विभाग की टीम है। राजाजी टाइगर रिजर्व व हरिद्वार वन प्रभाग की सीमा पर आज 2 गजराज में भिड़ंत हो गई और ये मामला सामान्य सा है। अक्सर जंगलों में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, मगर जब भी आबादी के निकट इस तरह की घटना होती तो एक बड़ा संकट बन के आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो जंगली गजराज जो है इस वक्त हरिद्वार टिबड़ी बाईपास मार्ग पर है और आप देख सकते हैं कि ये घायल अवस्था में है। इसके यहाँ पर घायल होने की सूचना मिलने के बाद ही वन महकमे में हड़कंप मच गया और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की बात करें या फिर हरिद्वार वन विभाग की बात करें तो सभी अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए और फौरी तौर पर इसका मुआयना किया गया। ये घायल है और इसको लेकर जो है जब वन महकमे को सूचना दी गई तो वहां से जो है डॉक्टरों की टीम और उच्च अधिकारियों की टीम जो है मौके पर आ रही है और जल्दी जो है इसको ट्रैंकुलाइज कर इसका इलाज करने का प्रयास किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र में पहले भी एक बार घायल हाथी पाया गया था, उसको ट्रैंकुलाइज कर राजाजी के मीठावली में छोड़ा गया था। अब बड़ा सवाल है कि ये घायल अवस्था में हाथी को डॉक्टर किस तरह टैकल करते हैं और इसको जो है कहाँ छोड़ा जाता है। सारा समय के लिए इस समय हरिद्वार से स्वरूपपुरी। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं